हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या के बारे में, जो हमारी 10वीं कक्षा के चैप्टर 1 में आती है। यह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर साल 7 से 8 प्रश्न इसको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है। हमारा फोकस जो होगा 7 से 8 सवाल जो होता है ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक साल के बाद 30 साल जो पूछे जाएंगे उनको सॉल्व करने का। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे जाते हैं, जिसके लिए हम 50 MCQ टाइप क्वेश्चन लाए हैं और उसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम उससे जुड़ी सभी कॉन्सेप्ट के बारे में गहन अध्ययन करेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों, हम आज जो बात करने वाले चैप्टर के बारे में वास्तविक संख्या है। तो आखिर संख्या होता क्या है, वास्तविक संख्या होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? प्राकृत संख्या। आखिर प्राकृत संख्या होती क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राकृत संख्या होती क्या है? तो हम लोग जो जानते हैं गिनती, इसी की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक। यानी कि गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब आगे चलिए चलते हैं। यदि हम प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दें, तो इससे जो बनने वाली संख्या उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में हो जाएगा 0 और बाकी जो होते हैं प्राकृत संख्या होते हैं इन्फिनिटी तक। अब चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यदि हम पूर्ण संख्या के परिवार में जो है ऋणात्मक संख्या को ऐड करते हैं, यानी कि 0 से पहले -1, -2, -3, -4, -5, इस संख्या को यदि हम ऐड करते हैं तो ये जो आएगा संख्या, इसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। जो पूर्ण संख्या के साथ जो हम ऋणात्मक संख्या को जो ऐड करेंगे, इससे जो संख्या बनेगी उसको बोलेंगे हम पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। अर्थात यदि हम गिनती की संख्या की बात करें तो उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। यानी कि गिनती की जितनी भी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक, उसको हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दें तो उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। इसी तरह से यदि हम पूर्णांक संख्या में भिन्न की संख्या को ऐड करते हैं, भिन्न की संख्या अर्थात जो p/q के रूप में होते हैं, अर्थात क्या, जो p/q के रूप में होते हैं, 2/3, 5/7, इस तरह की जो संख्या को हम ऐड कर देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। इस तरह की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या बोलेंगे। में क्या पढ़ें? जो प्राकृत संख्या होते हैं, प्राकृत संख्या जो होते हैं वो गिनती की संख्या होते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देते इसको पूर्ण संख्या बोलेंगे। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दें, ऋणात्मक संख्या को यानी नेगेटिव नंबर को शामिल कर देते, इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। इस पूर्णांक संख्या में जो भिन्न के संख्या को शामिल कर दे, जो p/q के रूप में रहते हैं, p/q के रूप में रहते हैं, यानी कि p जो हमारा हो जाएगा अंश हो जाएगा और q जो हो जाएगा हमारा हर हो जाएगा, यानी अंश बटे हर के रूप में रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या बोलेंगे। इसके अतिरिक्त एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। इसके अतिरिक्त क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या, कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात जो p/q के रूप में नहीं होता है, जो p/q के रूप में नहीं होता है, जैसे √3 हो गया, 0.123, इस तरह से, इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अभी वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या होता क्या है? तो एक परिमेय संख्या का जितना भी परिवार है और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे, यानी कि परिमेय संख्या का परिवार और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे तो जो नंबर आएगा उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। उसको कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या जो होती है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या में अगर 0 को शामिल कर दे, यानी कि प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर दे तो उसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे तो उसको पूर्णांक संख्या बोलेंगे, और पूर्णांक संख्या में यदि भिन्न की संख्या को शामिल कर दे तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। और इस संख्या के अतिरिक्त एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या, जो p/q के रूप में नहीं होती है, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं होती है, जिसको हम लोग आमतौर की गिनती की भाषा में उसको यूज नहीं करते, उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। और जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दे तो इससे जो संख्या बनती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि रियल नंबर जो होती है दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त हम 4 संख्या के बारे में जानेंगे: सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आइए हम इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। आखिर सम संख्या होता क्या है? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। और हम यहाँ पे जाने कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कौन सी संख्या है, इसके बारे में भी अभी हम जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या उस संख्या को बोलते हैं जो 2 से आसानी से भाग लग जाए।
जो 2 से आसानी से भाग लग जाएगा, जो संख्या 2 से आसानी से भाग लग जाएगा उसको सम संख्या बोलते हैं, अर्थात सम संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा। विषम संख्या होगा जो 2 से भाग नहीं लगेगा, यानी कि 2 से भाग नहीं लगने वाले संख्या को विषम संख्या बोलते हैं। सम संख्या जो 2 से भाग लग जाए और विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे उसको क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। अब ये भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से, यानी कि अंश संख्या से अगर विभाजित हो जाता है, यानी कि अंश संख्या से विभाजित हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। यानी कि 1 और स्वयं तथा अन्य किसी भी संख्या से अगर विभाजित हो जाता है तो उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिसकी 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी कि जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं, वो कौन सी संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा वो भाज्य संख्या हो जाएंगे। आइए हम जानते हैं यहाँ पे कौन सी सम संख्या और कौन सी विषम और कौन सी भाज्य और कौन सी अभाज्य संख्या। तो सम संख्या जैसे 2 से भाग लगने वाले सभी संख्या को क्या बोलेंगे, सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से। विषम संख्या जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह से। ये सब सम संख्या के एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे उसको विषम संख्या बोलेंगे। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, जैसे कि हो गए यहाँ पे 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, इस तरह से। इस तरह से जितनी भी संख्या है उसके 2 से अधिक गुणनखंड है उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11, 13 इस तरह से जितनी भी संख्या है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि 1 कौन सी संख्या है, 2 कौन सी संख्या है, 3 कौन सी संख्या है, सॉरी 3 कौन सी संख्या है, 4 कौन सी संख्या है, 5 कौन सी संख्या है। एक नहीं सम संख्या, नहीं विषम संख्या, नहीं भाज्य संख्या, एक कोई भी संख्या नहीं है, एक कोई भी संख्या नहीं है। 2 जो हो जाएगी सबसे पहली क्या है, सम संख्या, सबसे पहले सम संख्या, क्योंकि ये 2 से भाग लग जाएगा सम संख्या। उसके बाद ये भाज्य संख्या नहीं है, सबसे पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी, सबसे पहली अभाज्य संख्या हो जाएगी। 2 को हम देख सकते हैं इसका गुणनखंड जो है 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 भी जो हो जाएगा ये अभाज्य संख्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या और विषम संख्या, अभाज्य और विषम संख्या हो जाएगा। कौन सी संख्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। उसके बाद 4 जो है सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या के अलावे जो हो जाएगा भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या जैसे 4 के गुणन 1, 2 और 4। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर इसलिए हो जाएगा भाज्य संख्या। और यहाँ पे 5 को देखेंगे तो 1 और 5 से लगेगा, तो ये हो जाएगा विषम संख्या और एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। गौर करने वाली बात है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या अगर एग्जाम में पूछा जाए, सीधे सीधे पूछा जाता है कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो उसको बताना क्या है, 2, ऑप्शन में 2 रहेगा उसको टिक कर देना। और दूसरी अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी कि पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी अभाज्य संख्या 3, और पहली सम संख्या 2 क्योंकि वो 2 से डिवाइड है, विषम संख्या जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वास्तविक संख्या होती क्या है, यानी गिनती की जितनी भी संख्या है उसको क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक, इसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या में यदि हम शून्य को शामिल करते हैं, शून्य को शामिल कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। यदि हम पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दे, ऋणात्मक संख्या अर्थात -1, -2, -3 इस तरह की संख्या को शामिल कर दे, तो ये जो संख्या बनेगी इसको हम बोलेंगे पूर्णांक। इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। यदि हम पूर्णांक संख्या के परिवार में यदि हम भिन्न को शामिल कर दे, जो p बाई q के रूप में रहता है, उसको यदि हम शामिल कर दे तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और इस सारी संख्या के अतिरिक्त एक संख्या होती है जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, जो p बटे q के रूप में नहीं होती है। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को यदि हम मिला देते हैं, इससे जो संख्या बनती है, इससे क्या जो संख्या बनती है उसी का नाम क्या है, वास्तविक संख्या नाम, उसी का नाम वास्तविक संख्या है। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है और पढ़े हैं कि सम संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको सम, जो 2 से डिवाइड नहीं उसको विषम। भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा यानी 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। हमने अभी तक जितने पढ़े उसका निचोड़ हमने देख लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय को जानते हैं कि आखिर यूक्लिड विभाजन परिमेय होता है क्या है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे और उसका इंपॉर्टेंस हम एग्जाम में क्या है उसको जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ने वाले जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट उसका नाम क्या है, कॉन्सेप्ट का नाम यूक्लिड विभाजन परिमेय।
इस परिमेय से सीधे-सीधे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस परिमेय का जो उपयोग किसके लिए किया जाता है या परिमेय होता क्या है, इसको एग्जाम में सीधे-सीधे पूछा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन जो परिमेय है इसका उपयोग जो है हम दो धनात्मक संख्या के एचसीएफ निकालने के लिए यानी कि मॉडसा निकालने के लिए, महत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का जो दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ, दो धनात्मक संख्याओं के एचसीएफ यानी कि म और स यानी महत्तम समावर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो पूछा जाएगा एग्जाम में यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। एग्जाम में आएगा ऑप्शन में एचसीएफ, तो उसको टिक मार देंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय होता क्या है। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय जो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे जो ए है ये सबसे छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी दो संख्या में सबसे छोटी संख्या को ए बोलते हैं। यह जो इसको जो बोलते हैं भाज्य बोलते हैं। आर जो होता है शेष होता है, शेष, आर को शेष बोलते हैं। क्यू को भागफल बोलते हैं, भागफल, क्यू को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। बी को जो दो संख्या में सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको क्यू बोलते हैं, बड़ी संख्या यानी कि भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको भाजक, और जो भागफल आता है उसको भागफल, और जो बच जाता है उसको शेष बोलते हैं यानी कि शेषफल। यहाँ पे देख सकते हैं यानी कि यूक्लिड विभाजन जो परिमेय है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो होता है सबसे छोटी संख्या होती है, बी जो सबसे बड़ी संख्या होती है, क्यू भागफल, आर शेष होता है। अगला कॉन्सेप्ट है जो शांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि शांत संख्या और अशांत संख्या निकालने कैसे। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि 2 कौन सी संख्या है, 2.4 कौन सी संख्या है, 5/10 कौन सी संख्या है, 5/100 कौन सी संख्या है, शांत अशांत, उसको निकालने के लिए हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शांत संख्या और अशांत संख्या के बारे में हम लोग जांच करेंगे कि शांत संख्या कैसे होती है, अशांत संख्या कैसी होती है। यानी कि कोई संख्या p/q, कोई संख्या क्या है, p/q है, जिसमें p किसको बोलते हैं, p बोलते हैं अंश को, p किसको बोलते हैं, p अंश को बोलते हैं, q बोलते हैं हर को। यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें जो है q जो है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। यदि q का जो फॉर्मेट है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है तो यह जो संख्या हो जाएगी शांत संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। और यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m अगर यदि इसके अलावा कोई भी संख्या यहाँ पे आती है, कोई भी नंबर यहाँ पे, तो वह शांत हो जाएगी। 3 हो गई, 4 हो गई, 6, 7, 9, इस तरह से कोई भी संख्या होगी तो वह शांत हो जाएगी। यानी कि शांत संख्या निकालने का क्या फॉर्मेट है, 2 के पावर n और 5 के पावर m होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगी संख्या, शांत संख्या हो जाएगी। यदि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में यदि संख्या नहीं होती है तो वह अशांत संख्या हो जाएगी। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड के बारे में। इससे भी काफी सवाल एग्जाम में आते हैं, 2-3 सवाल इससे आते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल में तो आए भी करते हैं। यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकालते कैसे, अभाज्य गुणनखंड का प्रसार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, यानी कि जब हम संख्या का गुणनखंड निकालेंगे तो वह जो संख्या आएगी वो अभाज्य संख्या आएगी। यानी कि 2 आएगी, फिर 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 11 आएगी, 13 आएगी, इस तरह की संख्या आएगी। इसके गुणज को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। यानी कि संख्या के गुणज निकालेंगे और वह संख्या क्या आएगी, अभाज्य आएगी, उसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं संख्या 20 है। अब इसका हम गुणज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, गुणज निकालेंगे। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, फिर यहाँ पे लग जाएगा 5 से। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी संख्या आई, 2 2 बार आई और 5 यानी कि 5 एक बार आई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे भी 2 अभाज्य संख्या, 5 यहाँ पे क्या अभाज्य संख्या। तो इसी रूप को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। यानी कि इसको हम एक लाइन और लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। तो इसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में जो है बनाना पड़ेगा। आपको प्रश्न दिया हुआ रहेगा, बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, और ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा कि 20 का जो है अभाज्य गुणनखंड का रूप क्या होगा। इस तरह से आप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल को बना सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है जिससे सीधे-सीधे सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक फार्मूला है, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और ये फार्मूला काफ़ी मददगार आपको एग्जाम में साबित होगी। काफ़ी फार्मूला जो है, फार्मूला है, इसको ध्यान करिएगा। यानी कि 2 संख्याओं का जो है गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लसा और मसा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि लस यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस फार्मूला को भी सीधे-सीधे एग्जाम में पूछा जाता है और इससे सवाल काफ़ी आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है कि परिमेय संख्या होती क्या है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा है कि शांत संख्या और अशांत संख्या कैसे निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में जाने हैं। और अभी-अभी हम फिलहाल एक फार्मूले के बारे में पढ़े हैं, जो 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो मौसा और लसा के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
और इसके अलावा हमने पढ़ा है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इससे सीधे-सीधे सवाल जो है एग्जाम में आते हैं। तो इससे जुड़े हम जो है 50 सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए हम इस 50 सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। इसी से आपको एग्जाम में जो है काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम फटाफट हम जो है अभी तक पढ़े जितने भी कॉन्सेप्ट है उससे जुड़े सभी प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 86 से 70 दिया हुआ है, एचसीएफ जो है 17 दिया हुआ है, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो 86 से 70 यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 86 से 70 बराबर किसके होंगे, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होंगे। तो एचसीएफ का मान जो है यहाँ पे 17 दिया हुआ है, तो एचसीएफ की जगह पे क्या रखेंगे, 17 और 17 और इसके बाद एलसीएम हमको क्या करना है, निकालना है। तो 17 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि एलसीएम जो है 86 और 70 भागे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएंगे। इसको काटिएगा तो 510 मतलब में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा 510 हो जाएगा। 2 नंबर, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 6 देख सकते हैं 6 का गुणनखंड निकाले, 2 से लगाएंगे 3 मरतबे में, फिर 3 से लगाएंगे 1 मरतबे में, 2 का 8 से निकालेंगे तो 2 का 8 का 4 मरतबे में लगेगा, फिर 2 का 4 2 मरतबे में, और फिर 2 का 2 1 मरतबे, फिर 2 का 22 11 मरतबे में, 11 का 1 मरतबे में 11। अब यहाँ पे देख सकते हैं एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम निकालना, उसके बाद एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम देख सकते हैं सबसे पहला जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो एचसीएफ यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें भी 3 नहीं है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो बाकी बचे हुए जो नंबर है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के उसको गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। हमको अभी निकालना क्या है, निकालना रेशियो है, तो गुना नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा और बाकी बचे नंबर को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 11 में गुना करेंगे 132 आ जाएगा, यानी कि 132 रेशियो 1, यानी कि जो ये 2 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, 132 रेशियो 1 हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो जिस तरह से अभी हम 6 का और 8 का और 22 का गुणनखंड निकाले, उसी तरह से क्या करेंगे, 96 का गुणनखंड निकालेंगे। 96 का गुणनखंड निकालेंगे, यहाँ पे लग जाएगा 48 मरतबे में, यहाँ पे लग जाएगा 24 मरतबे में, यहाँ पे लग जाएगा 12 मरतबे में, यहाँ पे लग जाएगा 6 मरतबे में, इसको लगाएंगे 3 मरतबे। अब आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड जो ये आया, या अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है, लिख देना, यानी कि 2 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1, यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 96 का। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। और 4 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, सबसे छोटी भाज्य और छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछा है। यानी कि अभी हमने आपको बताया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ 2 और 1 से लगेगा। यानी कि भाज्य संख्या जो होती है 2 से अधिक गुणनखंड वाली जो संख्या होती है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है, उसी को भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहली भाज्य संख्या 4 हो जाएगी और सबसे पहली अभाज्य संख्या जो हो जाएगी 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर, दो लगातार संख्या का एचसीएफ, यानी कि कोई भी दो लगातार संख्या, जैसे 2 और 3, 4 और 5, 10 और 11, यानी कि दो लगातार, किसी भी दो लगातार अगर हम संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो उसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। किसी भी यदि हम संख्या का, किसी भी लगातार आने वाली दो संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई भी संख्या ले लीजिए 1, यानी कि इस तरह का प्रश्न अगर हम ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछे तो लगाएंगे 1, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अगला सवाल जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछ रहा है परिमेय संख्या, इनमें से जो है परिमेय संख्या कौन सी है, तो इसको हल करेंगे और जो संख्या आएगी p बटे q के रूप में। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जो होती है p बटे q के रूप में, जो यानी कि अंश, p किसको बोलते हैं, अंश को बोलते हैं p, और q किसको बोलते हैं, हर को बोलते हैं, यानी कि अंश बटे हर के रूप में जो संख्या होगी उसी को क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं 1 बटे 144, 1 का हम वर्ग निकालेंगे, रूट निकालेंगे 1 आ जाएगा, 44 का 144 का निकालेंगे 12, 1 बटे 12, यही संख्या जो है पी बटे क्यू के रूप में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सबको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 50 बटे 5000, 500 सॉरी 500, इसको काटेंगे तो 1 भागे 10 आ जाएगा, इसको रूट निकालेंगे नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या नहीं, रूट 32 भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे रूट 5 का नहीं निकलेगा तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय, यानी कि परिमेय संख्या कौन सी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 रूट अंडर 1 बटे 144। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी। ऑप्शन में 27 35 13 56। हमने अभाज्य संख्या के बारे में आपको बताया है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो स्वयं और एक से विभाजित होती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी संख्या है जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 27, 27 जो 1 3 9 और 27,
से विभाजित हो जाएगी तो यह भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पे 35 को देख सकते हैं 1, 5, 7 और 35 से विभाजित हो जाएगी। 13 एक ऐसी संख्या है जो 1 और 13 से विभाजित होती है। 56 भी जो है भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पाई/3, पाई/3 जो है परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक। इनमें से कौन सी संख्या जो है पाई/3 है। तो हमने अभी आपको बताया कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या से भाग करे, गुना करे या जोड़े या घटाए तो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इसीलिए पाई/3 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं संख्या ही जो है परिमेय है या और अपरिमेय, यानी कि जो ये क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या करना है, बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका मान जो है फिक्स नहीं है। वैसी संख्या जिसका मान जो है फिक्स नहीं रहता है उसको भी अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उससे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 4 टाइम 3, उसके बाद डॉट 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 दिया, यानी कि इसका मान फिक्स नहीं है। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। आखिर सह अभाज्य संख्या होता क्या है, सह अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि वैसी संख्या जिसका मौसा 1 हो उसी को सह अभाज्य संख्या है। कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका मौसा यानी कि एचसीएफ 1 आया तो कौन सी संख्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यानी कि सहवाच्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। इस तरह के जितने भी सवाल हो जाएंगे, यानी कि जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी संख्या जो हो जाएंगे वो सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 दिया हुआ। दो संख्याओं का गुणनफल 2166, मौसम 19 दिया हुआ है, तो लॉस ऑफ पूछ रहा है। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2166 दिया हुआ है, एचसीएफ 19 दिया हुआ है और एलसीएम क्या किया, पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 19 इधर आएगा डिवाइड में, 2166 डिवाइड 19। तो यहाँ पे जितना भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम का मान हो जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो एक मरतब 19, यहाँ पे 2 बच जाएगा 6, एक मरतब और 7 6 यानी 1976। यहाँ पे 114, एलसीएम का मान कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो इसका आंसर 114 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि a,1 का मौसा कितना होगा। मौसा का मतलब होता है महत्तम समावर्त, ऐसी मान जो सबसे ज्यादा हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कॉमन ए है यहाँ पे और 1 है, इसमें कॉमन क्या है, 1 है, यानी कि ए और 1 का क्या हो जाएगा, मौसा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए है और ए है तो इसका मौसा 1 हो जाएगा। यहाँ पे ए कॉमन निकल जाएगा। अब यहाँ पे ए है और 0 है, तो 0 ही एक ऐसी मात्र संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का क्या है, मिश्रण। 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें सभी संख्याओं का क्या है, मिश्रण है। ए में 0 में 1 2 3 इन्फिनिट तक जितने भी संख्या है वो सब उसमें क्या है, सभी उसमें मिक्स है। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ए और 0 का मौसा पूछ रहा है, तो इसका भी मौसा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसमें ए है और इसमें ए गुने 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि 0 में जो है ए से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 0, यानी कि 0 में जो सभी संख्या क्या होते हैं, विलुप्त होते हैं, यानी कि मिला हुआ होता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 जो है अभी हमने आपको क्या बताया, यूक्लिड विभाजन परिमेय के बारे में बताया कि ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए जो होता है सबसे बड़ी संख्या, बी होता है सबसे छोटी संख्या, ए होता है, क्यू होता है भागफल, आर शेषफल होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बी का मान दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, ए का मान पूछा है, ए का मान निकालना। तो यहाँ पे ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। बी का मान 5 दिए हुए, क्यू का मान 4 और आर का मान यहाँ पे मान रख के निकालेंगे तो ए का मान निकल जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 1 21 हो जाएगा, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे इस सवाल को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अभाज्य संख्या पूछा है। यहाँ पे देख सकते हैं 13 एक अभाज्य संख्या। पाई जो एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या है, यानी कि यहाँ पे 22/7 रहता तो संख्या हो p/q के रूप में, लेकिन यहाँ पे पाई है। पाई का मान रख के सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे जो सवाल दिया उसी को बनाना है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई में किसी भी संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या आ जाए। यहाँ पे उसी तरह से संख्या जो है मान इसका फिक्स नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। सहवाच्य संख्या जो होती है, सहवाच्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मौसा क्या है, 1 है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 3 हो गया, 4 हो गया, 3,4 सहवाच्य संख्या है, 4,5 सहवाच्य संख्या है, 7,8 सहवाच्य संख्या हो जाएगी, 15,16 ये सब सहवाच्य संख्या हो जाएगी जिसका मौसा 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल और मौसा दिया हुआ, लसा पूछ रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसा और मौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे मौसा जो है 19 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे तो लसा निकल जाएगा। अब यहाँ पे a,1 का जो है मौसा, मौसा कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। ए में 1 गुना है और यहाँ पे 1 है। a, का मौसा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1,0 का मौसा ए हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग था, यहाँ पे हमने इस सारे को वैल्यू रख दिया तो ए का मान यहाँ पे निकल गया 21। ए का मान कितना हो गया, 21। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 है। यहाँ पे देख सकते हैं सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, कोई भी नहीं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सबका ऑप्शन है और यहाँ पे हमको क्या करना है, बना के और ऑप्शन हमको टिक करना है।
यहाँ पे देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो कौन सा संख्या है, दो जो है कौन सा संख्या है, दो कौन सी संख्या है। दो को हमने बताया कि सबसे पहले जो अभाज्य संख्या होती है वो दो होती है, तो यहाँ पे यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर जो ऑप्शन है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तीन कौन सी है, तीन भी अभाज्य संख्या हो जाएगी, दूसरी अभाज्य संख्या तीन है। पाई कौन सी, अभी हमने आपको बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमको बताना है कि इसमें जो परिमेय संख्या कौन सी है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 19 में जो है हमको बताना है परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है। यानी कि हमको क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है कि इसमें सब जो है दिया हुआ मिक्स, इसमें नंबर दिया हुआ है, इसको हमको बताना है कि कौन सा जो नंबर है वो परिमेय है। यहाँ पे देख सकते हैं पाई, अभी हमने आपको बताया कि अपरिमेय है, √7 भी देख सकते हैं यहाँ पे अपरिमेय है, √2/√5 यह अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है बड़ा मान, इसको हम छोटा करेंगे, इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो 75, 75 रूट, उसके बाद यहाँ पे 48 रूट। अब देख सकते हैं इसको हम इस एक रूट में इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, यानी कि √75/48। अब इसको हम 3 से काटेंगे तो 25 मरतबे में, इसको काटेंगे 16 मरतबे में, आ जाएगा यहाँ पे 25 बाई 16। 25 का जो मान हो जाएगा 5, रूट निकालेंगे 4 निकल जाएगा, यानी कि 5/4 आ जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, इसीलिए परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं √2, √2 कौन सी संख्या है, √2 देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है रूट नहीं निकलेगा, तो इसलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे देख सकते हैं √3/√12, यहाँ पे देख सकते हैं √3/12, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, √3/12 को इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं 3 से 4 मरतबे में कटेंगे, तो यानी कि √1/4 आ जाएगा। यहाँ पे इसका रूट निकालेंगे 1/2, यानी कि p/q के रूप में यहाँ पे संख्या क्या हो गया, लिखा गया है। जो भी संख्या p/q के रूप में लिखा जाएगा, 1 हो गया p का मान, q हो गया 2 का मान। यहाँ पे देख सकते हैं 3/12 को हमने √3/12 लिखा, 3 से इसको 4 मरतबे में काटा, 1 का √1 निकल जाएगा, और 4 का जो है 2 निकल जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी, यह जो हो जाएगी परिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला सवाल नंबर जो 22 नंबर सवाल जो यहाँ पे देख सकते हैं 1/√2। अब यहाँ पे देखिए √2 का मान नहीं निकलेगा, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं √5, यहाँ पे देख सकते हैं 5 5 रूट का नहीं निकलेगा, 5 √5 का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, इसीलिए यह भी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं 22/7, 22/7 दिया हुआ है, यहाँ पे पाई नहीं लिखा हुआ, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे पाई नहीं लिखा हुआ, पाई रहता तो अपरिमेय संख्या रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं पाई, पाई कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे 22/7 लिखा है, यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है जो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, सॉरी परिमेय संख्या हो जाएगी, यह परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या, यानी कि 22/7 जो है परिमेय संख्या हो जाएगी, 22/7 परिमेय संख्या हो जाएगी, और पाई जो है अपरिमेय संख्या। यहाँ पे पाई का मान नहीं लिखा हुआ है, 22/7 लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं √4, √4 कौन सी संख्या है, √4 कौन सी संख्या है, √4 का निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 को आप लोग बोलिए p/q के रूप में नहीं है, 2 के नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 है। अब देख सकते हैं p का मान 2 है, और 1 जो है q का मान है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह से आप परिमेय और अपरिमेय संख्या को आसानी से निकाल लीजिएगा, एग्जाम में सीधे-सीधे पूछे जाते हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, भाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, सहभाज्य संख्या कौन सी है, तो इस तरह के सवाल आप लोग आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे जितने भी सवाल है उसमें हमको मुख्य रूप से भाज्य, अभाज्य, परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना है, इसी से सवाल आपको एग्जाम में बनेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है 26 नंबर जो, यदि 5 अभाज्य है तो √5 क्या हो जाए। ऐसी संख्या जिसका मान p/q के रूप में नहीं है वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, और ऐसी कोई संख्या है जिसका मान हम निकाल ही नहीं सकते हैं, जैसे √5 हो गया, जो p/q के रूप में तो है ही नहीं, और उसका मान हम निकाल के भी p/q के रूप में नहीं ला सकते हैं, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे √5 को क्या बोलेंगे, 5 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन √5 कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे √2 इसके साथ ऐड कर दिया गया है, इसीलिए इसका मान हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी, यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमको कह रहा है 2 √3/√2 कौन सी संख्या, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बड़ा संख्या देख हमको कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन कंफ्यूज यहाँ पे होना नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं √3 का मान हम लोग नहीं निकाल सकते, और √2 का भी मान नहीं निकाल सकते हैं, तो जिसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं, जिस भी संख्या का मान हम लोग नहीं निकाल सकते, वो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका भी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक, यानी कि हमको 144 के क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, और 2 के जितने भी उसमें घातांक है उसको हम लोग बताना है। 144 के यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, हमने आपको बताया कि गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है, यहाँ पे निकाल दिए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमको पूछ रहा है 2 का घातांक पूछ रहा है, यहाँ पे 2 का 1 2 3 4, घातांक का मतलब होता है कि वो संख्या कितनी बार रिपीट हुई है,
यानी कि उसका घात यानी कि उसका पावर कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 2 का पावर 4 यानी कि 4 जो है इसका घातांक हो गया, यानी कि यह संख्या 2 का घातांक हो गया 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4, इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है, संख्या 41 है। संख्या 41 कौन सी संख्या है? भाज्य है, अभाज्य है, कौन सी संख्या है? भाज्य अभाज्य हमको इसमें पहचानना है। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? 41 जो है सिर्फ 41 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि 1 और 41 के अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, इसीलिए अभाज्य संख्या हो जाएगी। यह कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 को हम लोग देख सकते हैं 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 का मल्टीपल हमको निकालना है, उसके लिए ऑप्शन भी दिया हुआ है। उसके लिए क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन 0 है, 1 है, 16 और 4। यहाँ पे 0 समझ के यहाँ पे 0 नहीं टिक कर देना है, पहले इसको समझना है और इसको बनाना है, आखिर इसका आंसर होगा क्या। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है 0 समझ के यहाँ पे 0 टिक कर देंगे तो उनका गलती हो जाएगा। किसी भी संख्या का पावर जो अगर 0 है, पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 होता है। उसका मान कितना होता है? 1, यानी 8 के पावर 0 का मान 1, यहाँ पे बीच में गुना है, और 2 के पावर 0 का मान 1, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे माइनस रहता तब इसका आंसर 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है? गुना है, गुना है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। अगर यदि यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाता है? 2 हो जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 2 10 20 का लसा और मौसा का अनुपात पूछा है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है 2 10 और 20 का। यहाँ पे देख सकते हैं 2 10 और क्या करना है? 20। अब 2 का हम निकालेंगे, 2 का निकालेंगे गुणनखंड इस तरह से आ जाएगा, 10 का निकालेंगे 2 गुने 5, 20 का निकालेंगे 2 10 मरतब में 2 5। अब हमको निकालना क्या है? लसा निकालना। लसा के लिए क्या करते हैं? यानी कि एलसीएम। एलसीएम के लिए पहले करेंगे जो मिल रहा है उसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम किस तरह से निकालते हैं? जो कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं, जो कॉमन होता है पहले उसको क्या करते हैं? लिखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कॉमन क्या है? 2 है, और यहाँ पे कॉमन क्या है? 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। अब एचसीएफ के लिए करते क्या है? जो सभी में कॉमन, जो सभी कॉमन, एलसीएम के लिए जो कॉमन है उसी को लिखते हैं और बच जाता है उसको भी गुना करके लिख देते हैं। लेकिन एचसीएफ में इस तरह से नहीं होता, एचसीएफ में जो सभी में कॉमन है उसको लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 1 2, इसमें 1 2, इसमें 1 2, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ 2 हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमको यहाँ पे पूछ रहा है लॉस यानी एलसीएम और मॉस यानी एचसीएफ, यानी पहले एलसीएम, एलसीएम रेशियो एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ यानी कि एलसीएम घटे एचसीएफ, एलसीएम बटे एचसीएफ। यहाँ पे एलसीएम का मान 20 है, एचसीएफ का मान 2 है, यहाँ पे काटेंगे 10 और 1 आ जाएगा, यानी कि रेशियो 10:1 आ जाएगा। इसका आंसर 10:1 हो जाएगा। अब देखिए यदि P और Q यानी कि P और Q एक अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्या है तो वहां से क्या होगा? हमने आपको बताया कि अभाज्य संख्या का जो होता है गुणनखंड वह स्वयं होता है और 1 होता है, यानी कि दोनों में कॉमन कौन सी संख्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि कॉमन जो भी संख्या उसको मौसा कहते हैं, यानी कि उसमें कॉमन 1 हो जाएगा, इसलिए अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे कि 2 लगातार आने वाली कोई भी संख्या उसका ही मौसा 1 हो जाएगा, और जो है लगा 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनखंड। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल। हमने अभी आपको बताया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसका गुणनफल 8 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्न में कौन अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जिसका गुणनखंड क्या है? 1 है और क्या है? स्वयं, यानी कि स्वयं है। तो यहाँ पे वैसी कौन सी संख्या है जो 1 से सिर्फ विभाजित होगा और स्वयं से होगा? यहाँ पे देख सकते हैं 29 जो है वो है एक ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या है। 25 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से, 2 से, 16 से हो जाएगा, ये 3 5 स्वयं से हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 29 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे देख सकते हैं इसको बताना है कि कौन सी संख्या है। देख सकते हैं जितने भी रेकरिंग यानी कि डैश और रेकरिंग इसी को बोलते हैं, यानी कि रेकरिंग वाला जितना भी सवाल है, रेकरिंग जितने के ऊपर दिया रहेगा वो सभी कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। इस तरह के सवाल में रेकरिंग दिया हुआ रहता है, रेकरिंग वाले जितने भी संख्या है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि उसका मान निकालने पर उसका मान निकल जाता है। इसको बताने के लिए हम अगले वीडियो लाएंगे। अभी आपको जानना है कि रेकरिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको क्या करना है? उसको परिमेय संख्या में टिक कर देना। एग्जाम में आएंगे कि इस तरह के सवाल दिए रहेंगे और पूछेगा कि इसमें कौन सी संख्या। अगला सवाल 37 नंबर है, किसी पूर्णांक गेम के लिए सम संख्या का रूप है। हमने आपको बताया कि सम संख्या कहते हैं किसको? सम संख्या वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सम संख्या का रूप पूछ रहा है। यदि कोई संख्या क्या है? m है, यानी कि कोई संख्या m है तो इसको सम संख्या हम कब कहेंगे? जब यह 2 से विभाजित हो जाएगा। क्या कब कहेंगे? जब यह 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। यानी कि m को अगर हमको सम संख्या में बदलना है तो इसमें 2 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल हुआ तभी है, 2 से कट जाएगा तो सम संख्या कहेंगे, यानी कि इसका रूप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 2m हो जाएगा।
2m हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है 4 माइनस रूट थ्री है। अब देख सकते हैं यहाँ पे रूट थ्री का मान हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देख सकते हैं रूट थ्री और रूट फाइव है, यहाँ पे दोनों का मान हम लोग नहीं निर्धारित कर सकते, अभी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे रूट 16/25, रूट 16/25 यह कौन सी संख्या है? रूट के अंदर देख के इसको अपरिमेय नहीं लगाना है, यहाँ पे देख सकते हैं रूट को देखकर यहाँ पे अपरिमेय नहीं लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 16, रूट 16 का मान 4 आ जाएगा और 25 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 25 का मान 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/5 जो है p/q के रूप में है, p/q के रूप में, इसीलिए परिमेय संख्या हो जाएगी। यह जो इसका जो आंसर हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो इसीलिए परिमेय और अपरिमेय को जब भी आप सवाल लगाएंगे तो उसको पहले अच्छे तरीके से देखेंगे, और अगर वो सरल होने वाला है यानी कि जो सॉल्व होने वाले परिमेय और अपरिमेय है तो उसको सॉल्व करेंगे, तभी उसको परिमेय और अपरिमेय में टिक करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि n प्राकृत संख्या है, n कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या, तो रूट n हो जाएगा। देख सकते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं किसको? एक को कहते हैं, गिनती की जितनी भी संख्या है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जितनी भी संख्या उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब कह रहा है कि रूट n यानी कि प्राकृत संख्या पर अगर हम रूट लगा दे तो कौन सी संख्या हो जाएगी? यहाँ पे देख सकते हैं रूट एक, इसका एक हो जाएगा, यहाँ रूट टू हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, टू आ जाएगा, रूट फाइव। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे संख्या निकल गए हैं, जो परिमेय भी है अपरिमेय भी है। अपरिमेय है, परिमेय यानी कि जो प्राकृत संख्या पे जब हम रूट लगाएंगे तो परिमेय और अपरिमेय दोनों निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे रूट लगाने से यह नहीं मार देंगे कि यह अपरिमेय हो गया, पहले उसको बनाएंगे। अभी हमने आपको बताया कि पहले बनाना है, सॉल्व करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? उस सवाल को लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने निकाला, तो यहाँ पे इसमें कुछ परिमेय संख्या भी है और कुछ अपरिमेय संख्या भी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में दिया रहेगा परिमेय और अपरिमेय दोनों, यानी कि कुछ अपरिमेय हो जाएंगे, कुछ परिमेय हो जाएंगे। तो इसका जो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा कुछ परिमेय और कुछ अपरिमेय हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 10 प्लस 10, 10 प्लस रूट 100, 10 प्लस रूट 100 कौन सी संख्या हो जाएगी? यहाँ पे देख सकते हैं 10 रूट 100 का मान 10 यानी कि 20, 20 के नीचे कुछ नहीं है यानी p/q के रूप में है, इसीलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। जो संख्या p/q के रूप में रहेगी वो संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। यहीं पे यहाँ पे रहता 99, 99 रहता तो यह क्या हो जाती है? अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे 100, 100 का रूट 10 होता है, 10 10 प्लस 20, 20/1 यानी कि जो p/q के रूप में उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, यानी कि यह संख्या कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या हम कहते हैं भाज्य संख्या को, ये भाज्य संख्या का दूसरा नाम कौन सी संख्या है? यौगिक संख्या, यानी कि जो संख्या भाज्य है वही संख्या कौन सी है? यौगिक संख्या। तो इसमें से हमको बताना है कि यौगिक संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक, 2 से अधिक होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। यहाँ पे 11 नहीं है, 31 भी नहीं होगा, 41 भी नहीं, 21 होगा। 21 का गुणनखंड हो जाएगा 1 3 7 और 21। यहाँ पे देख सकते हैं इसके 4 गुणनखंड है, तो इसलिए यह यौगिक संख्या हो जाएगी 21 यौगिक संख्या हो जाएगी। प्रत्येक परिमेय संख्या होगी। हमने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक को शामिल कर देंगे तो पूर्णांक हो जाएगी, पूर्णांक में हम यदि भिन्न को शामिल कर दें, पूर्णांक में यदि हम भिन्न को शामिल कर दें तो परिमेय हो जाएगी। और इस पूरे सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलती है। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं। यानी कि परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। यानी कि जितनी भी परिमेय संख्या हो जाएगी वो सभी वास्तविक संख्या हो जाएगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी शामिल होती है। इसीलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसमें अपरिमेय शामिल होता है। लेकिन परिमेय संख्या वास्तविक संख्या के परिवार का सदस्य है, इसलिए परिमेय संख्या जो भी होंगी वो वास्तविक संख्या हो जाएंगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, 22/7 है और पाई है। बताना है कि यह कौन सी संख्या है और यह कौन सी संख्या है। हमने आपको बताया कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी पाई। लेकिन यहाँ पे 22/7 वो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। 22/7 जो है संख्या लिखा हुआ है, p/q के रूप में है, इसीलिए यह परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या। अब हम आपको चलते हैं शांत और अशांत यहाँ पे निकालने के लिए सिखाए थे। वैसी संख्या है जो 2 के पावर n और m के पावर 2 के पावर n और वैसे शांत और अशांत संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया कि वैसी संख्या है जो 2 के पावर n इंटू m के पावर, शांत और अशांत निकालने के लिए हमने आपको बताया कि वैसी संख्या जो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो वह संख्या जो है शांत संख्या हो जाएगी, और जो इस रूप में नहीं होगा वह अशांत संख्या हो जाएगी। चलिए यहाँ पे निकालते हैं इसको। जो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें जो है हमको बताना है कौन सी संख्या शांत है और कौन सी संख्या अशांत है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 1600, 1600 को यदि हम गुणनखंड करें, गुणनखंड आपको निकालना पड़ेगा। इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो इस तरह से इसका गुणनखंड कुछ निकलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं 1600 का गुणनखंड निकालने पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और उस तरह से आएगा 2 गुने 5 गुने 5 आ जाएगा। यहाँ पे इसको निकालेंगे तो 25
और इसका 5 गुने 5 आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 के पावर n है और 5 के पावर m है, तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? शांत संख्या हो जाएगी। तो इसी तरह से आप लोग इस सभी संख्याओं को निकाल के आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए और शांत और अशांत निकालिए, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m रहेगा तो उसी को शांत बोलेंगे, अन्यथा नहीं रहेगा। इसमें अगर 3 आ गया, मल्टीपल में 3 आ गया, 7 आ गया, इस तरह से कोई भी संख्या आ जाएगी तो अशांत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 49 नंबर क्वेश्चन जो है n एक प्राकृतिक संख्या है और यहाँ पे देख सकते हैं 2 के पावर n, यानी 2 के पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि इस फॉर्मेट में रहेगा तो वह शांत संख्या हो जाएगी, या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में रहे तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? शांत संख्या हो जाएगी। इस तरह के जितने भी संख्याएं रहेंगी, इस फॉर्मेट में जितने भी संख्याएं रहेगी उसको क्या बोलेंगे? शांत संख्याएं बोलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।